बालाजी जनार्दन उर्फ नाना फडणवीस, मराठा सरदार। आज इसकी चर्चा करते हैं, जिसे नाना फडणवीस के नाम से ज़्यादा जाना गया। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनके पिता का नाम था जनार्दन, जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे। ये कहीं जनार्दन राव भी अपने नाम के साथ लिखते थे। और फडणवीस का नाम था बालाजी जनार्दन। जैसा कि महाराष्ट्र में एक सामान्य परंपरा है, पिता का नाम बच्चे अपने बाद लगाते हैं, इसी तरह से इनका नाम बालाजी हो था और अपने नाम के आगे अपने पिताजी का नाम लिख लिया, बालाजी जनार्दन हो गए। इनका जन्म 12 फरवरी 1742 ईस्वी को हुआ था। इन्हें फडणवीस का पद दिया गया था। फडणवीस पद होता है आय व्यय का हिसाब रखने वाला। एक तरह से हम कहें फाइनेंस मिनिस्टर आज की तरह से, कि जो वित्त मंत्री काम करता है, आय व्यय का पूरा हिसाब रखता है, उस तरह का इनका पद दिया गया। और फडणवीस पद चूँकि इन्होंने बहुत अधिक उसका उपयोग दुरुपयोग जो भी कहें करते रहे, तो इनका नाम ही फडणवीस हो गया। अब इन्हें लोग नाना फडणवीस कहने लगे। हिसाब रखने वाले पद को ही इनके नाम के साथ पूरा जोड़ दिया गया। इन्हें सेना में जाने की क्षमता नहीं थी इनमें। इनका शरीर बहुत दुर्बल था, इसलिए लड़ाई में कभी इसने भाग नहीं लिया। हाँ, कूटनीति में यह आगे थे। कूटनीतिक स्थिति इनकी अच्छी थी। जब महाराष्ट्र में हम कहें या मराठों की बात करें, पेशवा नारायण राव की हत्या हो जाती है और पूना में राघोबा या रघुनाथ राव अपने आप को पेशवा घोषित कर देता है, तो मराठियों में क्रोधाग्नि जल गई। क्योंकि यहाँ यह जो राघोबा है, इसकी ही पत्नी ने इन नारायण राव को मरवाने में योगदान दिया था या षड्यंत्र रचा था, इसलिए लोग अधिक नाराज हुए। इस नाराज़गी का फ़ायदा उठा करके नाना फडणवीस ने एक समिति बनाई, जिसका नाम दिया 12 समिति। 12 समिति में नाना फडणवीस के अलावा सखाराम बापू, मोरोबा जैसे लोग इसमें शामिल हुए। यह समिति यह देखने लगी कि नारायण राव की पत्नी को यह पद तब तक दिया जाए और जब उसके पुत्र हो जाएगा तो यह पद उस पुत्र को दे दिया जाएगा। यानी नारायण राव की हत्या होने के बाद उनकी पत्नी गर्भवती थी और उस बच्चे का इंतज़ार हो रहा था जो पेशवा बनेगा। और राघोबा जो पेशवा बन गया था, रघुनाथ राव, इसे पद से हटा दिया गया। यह पद से हटाने के बाद अपने षड्यंत्र में लग गया। दूसरी तरफ सखाराम बापू को जो प्रमुख कार्यकारी बनाए गए थे, 12 समिति के सबसे मुख्य काम करने वाले थे, इनको हटाकर नाना जो सहायक नियुक्त किया गया था, सहायक कार्यकारी था, यह पूरा अपने हाथ में ले लेता है। धीरे धीरे सत्ता पूरे अपने हाथ में ले लेता है। अब नारायण राव के जो पुत्र होता है, जो अभी चर्चा हुई गंगाबाई गर्भवती थी और उनसे पुत्र हुआ, तो उसका नाम डाला गया माधवराव द्वितीय और उसे ही पेशवा बना दिया गया। जन्मते ही उसे पेशवा का पद दे दिया गया। अब राघोबा या रघुनाथ राव के विरुद्ध सेना भेजी गई। नाना फडणवीस ने सेना भेजी तो
पहले तो राघोबा भागता रहा और भाग करके फिर अंग्रेज़ों की शरण में चला जाता है, जो उस समय बम्बई के अंग्रेज़ थे। वहाँ सूरत में जाकर उनसे संधि करता है और इस संधि में एक तरह से सहायक संधि ही स्वीकार कर लेता है, जो अंग्रेज़ों के एक तरह से अधीन हो जाने की स्थिति थी। फिर भी इसे अपने को पेशवा बनना चाह रहा था। इसलिए राघोबा ने अंग्रेज़ों से कहा कि आपको हम साल, सेठ, वैसीन और बहुत सारी ज़मीन दे देंगे आपको, और दूसरे पैसे भी देंगे, अंग्रेज़ी सेना का खर्च भी देंगे, हमें सब मिलाकर केवल पद दे दिया जाए और उस पद के लिए हमारे साथ आप आ जाओ। नाना फडणवीस ने अब अंग्रेज़ों से निपटने के लिए हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के हैदर अली, इनको मिलाकर एक गुट बनाया। इस गुट में कौन कौन अब हो गए? निज़ाम, मैसूर, हैदर अली और खुद पेशवा। 3 लोगों का एक गुट बना, पेशवा, निज़ाम और हैदर अली। इन गुटों में अब जब इनका गुट बना तो अंग्रेज़ों ने चालाकी की और उन्होंने चालाकी से हैदराबाद के निज़ाम को इस गुट से अलग कर दिया। उनको बहुत सारे लालच दिए गए, ये बात अलग है। जो भी है, निज़ाम को अलग कर दिया। तो अब इस गुट में बचे हैदर अली, अर्थात मैसूर कहें या हैदर अली कहें, और दूसरी तरफ पेशवा या हम पूर्णा दरबार कहें। तो इन दोनों ने अब आपस में मिल कर के आगे काम चालू किया। इधर महादजी सिंधिया जो नाना फडणवीस के सहयोगी रहे, इन्होंने अंग्रेज़ों से सालवाई की संधि कर ली 17 मई 1782 ईस्वी। इस संधि में अंग्रेज़ों ने कहा कि वह राघोबा या रघुनाथ राव का साथ नहीं देंगे। पेशवा राघोबा को 25,000 रुपये महीने पेंशन देगा, वो पेंशनदार बन जाएंगे। लाल सोट और भड़ोच, ये 2 अंग्रेज़ों के पास रहेंगे। इसके अलावा जितने भी भूभाग अंग्रेज़ों ने जीते हैं वह सब वापस कर देंगे। माधवराव द्वितीय जो अभी नवजात शिशु है, पेशवा बनाया गया है, उसे पेशवा स्वीकार कर लेंगे अंग्रेज़ फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक मान लेंगे और बड़ौदा के भूभाग उसे वापस कर देंगे। बड़ौदा का शासक कौन बन जाएगा? फतेह सिंह गायकवाड़ वापस ले लेंगे। अब इसके बाद आता है कि एक संधि और भी हुई कि संधि के 6 महीने बाद हैदर अली जो अंग्रेज़ों से क्षेत्र जीत लिया है वह उसे लौटा देगा। इसकी गारंटी भी देनी पड़ेगी। महादजी सिंधिया ने इसे स्वीकार कर लिया। पेशवा और कर्नाटक के नवाब अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो युद्ध होगा, यानी कर्नाटक और अंग्रेज़ में अगर लड़ाई हुई तो पेशवा अलग रहेगा। दूसरी बात, यदि हैदर अली इस समझौते के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा तो पेशवा अंग्रेज़ों का साथ देंगे। यह एक विवाद का कारण बना, जो नानाजी के साथ या नाना फडणवीस और महादजी के बीच में एक बहुत बड़ी दरार बनी। नाना फडणवीस चाहते थे कि ये पॉइंट इसमें ठीक नहीं है कि हैदर अली को हम कहें कि जो जीता है उसे वापस कर दे, क्योंकि हैदर अली वास्तव में अभी भी जो लड़ाई लड़ रहा था वह लड़ाई मराठों के साथ लड़ रहा था या मराठों का मित्र होकर के ही लड़ रहा था। तो ये मुख्य रूप से इनको मित्र होकर के भी उसको पीछे से धोखा देने वाली बात हो गई कि हैदर अली 6 महीने में सब वापस कर देगा, और हैदर अली को अभी पता भी नहीं कि हम क्या
संधि हो गई। हैदर अली का जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहयोग लिया, लेकिन जब टीपू को सहयोग ज़रूरत पड़ी तो टीपू सुल्तान को मराठों ने सहयोग नहीं दिया। ये बहुत बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि हैदर अली का सहयोग तो पेशवा ने ले लिया, मराठों ने ले लिया, लेकिन उसी के लड़के का जब ज़रूरत पड़ी तो सहयोग नहीं दिया, बल्कि वह अंग्रेज़ों से लड़ रहा था और अंग्रेज़ों के साथ चले गए पेशवा। जब टीपू अंग्रेज़ मंगलौर संधि के बाद टीपू ने मराठों पर आक्रमण कर दिया, मराठों पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने मराठों का साथ देने से इनकार कर दिया। ये वही अंग्रेज़ हैं जिन्होंने सहयोग लिया था अभी, उन्होंने इनकार कर दिया, अंग्रेज़ों ने साथ देने से इनकार कर दिया मराठों का। लेकिन जब कॉर्नवालिस ने मांगा अब सहायता टीपू के खिलाफ, तो नाना अंग्रेज़ों की सहायता के लिए तैयार हो गए। यानी उसके पिता से तो समझौता किया, पिता के विरुद्ध तो नहीं गए, यद्यपि हम कहें कि चले भी गए थे कि समझौता तो कर ही लिया था और उसकी अनुपस्थिति में, और यह कि वो जो जीता है वापस कर देंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात हुई कि जब तक लड़ता रहा उसके साथ खड़े तो नहीं हुए, लेकिन मानसिक तौर पे एक सपोर्ट था। लेकिन जब उसके खिलाफ अंग्रेज़ आ जाते हैं टीपू के, तो ये सहायता नहीं देते मराठे। टीपू से विजय के बाद अंग्रेज़ों ने कुछ क्षेत्र मराठों को दे दिया, किंतु इसका परिणाम बहुत हानिकारक साबित हुआ, क्योंकि टीपू के ज़मीन को जो दे दिया, ज़मीन का टुकड़ा, वो हमेशा के लिए दुश्मन बन गए। यानी मैसूर और मराठे ये आपस में दुश्मन बन गए, क्योंकि उसका टीपू का क्षेत्र मराठों को दे दिया गया था। अब इससे क्या हुआ कि दक्षिण का शक्ति संतुलन बिगड़ गया। शक्ति संतुलन है कि जब दो राजाओं में आपस में लड़ाइयाँ होती तो शक्ति संतुलन एक बना रहता है, लेकिन जब एक हार गया तो एक ही बचा तो शक्ति संतुलन वहाँ ख़त्म हो जाता है। शक्ति एक आदमी के हाथ में आ जाता है। जब एक राजा एक शासक के हाथ में आता है, वह डिक्टेटर बन जाता है, अत्याचार ज़्यादा करने लगता है। यह बात दक्षिण भारत में भी हुई और अंग्रेज़ इसी तरह से हो गए। 1792 ईस्वी में महादजी पूना की तरफ चलते हैं और वो 12 साल हो गए थे। सोचते हैं कि चलें एक बार देखें कि क्या स्थिति है वहाँ पेशवा की, क्योंकि जब ये पूना छोड़ा था उस समय पेशवा केवल 5 साल का था। तो महादजी की इच्छा थी उससे मिलने की। तो महादजी पूना की तरफ रवाना होते हैं तो नाना फडणवीस ये समझता है कि महादजी कब्जा करने के लिए आ रहे हैं और वह तुरंत नाना फडणवीस ने कॉर्नवालिस से सहायता मांगी। अंग्रेज़ कॉर्नवालिस से कहा कि हमें सहायता दो, वो पूना न आने पाए, लेकिन कॉर्नवालिस ने मना कर दिया। कॉर्नवालिस ने कहा यह हमारे नियम के विरुद्ध है। और 1795 ईस्वी में माधवराव द्वितीय के मृत्यु के बाद माधवराव की इच्छा के विरुद्ध नाना फडणवीस हमेशा रहा। राघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय को माधवराव पेशवा बनाना चाहता था। माधवराव चाहता था कि जब भी मेरे बाद कोई पेशवा बनेगा वो पेशवा होगा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय, लेकिन नाना फडणवीस इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब माधवराव की मृत्यु हो जाती उसके बाद यह बात नहीं स्वीकार करता।
1762-63 की बात आती है तो पेशवा राघोबा उस समय बन गया था और राघोबा ने साफ साफ इनको फडणवीस के पद से हटा देता है। अब ये फडणवीस नहीं रह जाते, तो अब वो फडणवीस नहीं रह गए तो पद खत्म होते ही वो इनकी स्थिति खराब हुई। यह एक तरह से लूटने वाला भी व्यक्ति था। ये लूटने का मतलब पैसे को घाल-मेल करके अपने पास पेशवा का पैसा निजी पैसे में रख लेने की बात थी। अब यहाँ ये स्थिति जब आ जाती है तो फिर अब ये चाल चलता है। चाल चल के ये चाहता है किसी तरह से इनको हटाया जाए। दूसरी तरफ एक और बात आती है, नाना फडणवीस की नियम की बात करें, उनकी नीतियों की बात करें, तो जब पेशवा माधवराव द्वितीय बनता है तो इसको बहुत कड़े नियंत्रण में रखता है और माधवराव चाहता है महाद जी से मिलना, तो बहुत कड़े नियंत्रण में मिलवाता है, चारों तरफ जासूस लगा करके बहुत कम समय के लिए मिलने को सामने रखता है। यद्यपि खरदा के युद्ध में माधवराव द्वितीय पेशवा जो था वह एकदम निकट था और महाद जी से मिलना भी चाहता था। इसे इतना ज़्यादा नियंत्रण में रखा गया कि अंत में पेशवा माधवराव द्वितीय ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि इसने चारों तरफ से उनको घेर रखा था। हर जगह उठना बैठना सब पे नियंत्रण था, सब पे गुप्तचर थे। ये छत से कूद जाता है माधवराव द्वितीय और अक्टूबर 1795 में उसकी कूदने के बाद मृत्यु हो जाती है। अब फिर यहाँ पेशवा की बात आ जाती है कि एक पेशवा का पद फिर खाली हो गया। पेशवा की मृत्यु के बाद माधवराव की इच्छा के विरुद्ध, माधवराव तो चाहता था राघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाना, तो बाजीराव द्वितीय को तो उत्तराधिकारी नहीं बनाया, लेकिन चिमाजी को जो माधवराव के चाचा थे उन्हें माधवराव की पत्नी यशोदाबाई को गोंद देकर पेशवा बना दिया गया। अब यहाँ देखें तो बहुत ही विचित्र स्थिति बनती है कि जो माधवराव की पत्नी है या माधवराव थे, ये उनके चाचा लगते हैं चिमाजी, तो एक तरह से माधवराव की पत्नी के ये चचेरे ससुर बने। चचेरे ससुर को ही गोंद दिलाने के लिए तैयार हो गए लोग, जो शास्त्र विरुद्ध था, पूरी तरह से शास्त्र विरुद्ध था। लेकिन फिर भी बाजीराव ने नाना को जब मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया तब वह उसके पक्ष में हो गया, बाजीराव को, कि हम बाजीराव द्वितीय को बना देंगे। यानी पहले तो ध्यान से रखें कि यशोदाबाई जो माधवराव की पत्नी थी, उनकी विधवा थी, उसको चिमाजी को गोद लेने के लिए मजबूर करते हैं नाना फडणवीस, जो उसका ससुर लगता है। और जब बाजीराव ने कह दिया कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उनका पक्ष छोड़ करके बाजीराव के पक्ष में आ गया नाना। और जब वो उसके पक्ष में आ गया, पहले चिमाजी के पक्ष में था, वो शास्त्र विरुद्ध, फिर बाजीराव के पक्ष में आ जाता है चिमाजी को छोड़ के। तो इससे जो महाद जी थे, उनके उत्तराधिकारी जो थे दौलत राव सिंधिया, महाद जी सिंधिया के बाद दौलत राव सिंधिया बने थे सरदार। इन्होंने इसे मानने से इनकार किया और क्रुद्ध हो गए।
लेकिन फिर भी नाना फडणवीस नहीं माना। उसे तो अपना हित साधना था, अधिक पैसे कमाने थे। माना जाता है कि नाना फडणवीस ने 9 करोड़ रुपए एकत्र कर लिए थे। 9 करोड़ रुपए एकत्र कर लिए थे, जबकि अभी 18वीं शताब्दी में, अब हम सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा घोटाला रहा होगा। बाजीराव ने 1797 ईस्वी में नाना को बंदी बना लिया। वही बाजीराव जिसका पक्ष लेने चले गए, पहले चिमाजी का पक्ष लिया, फिर बाजीराव का पक्ष लिया। अब बाजीराव ने जब समझ लिया कि ये घोटालेबाज है, तो उसने इनको बंदी बना लिया 1797 में, और इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। पहले भी दुबले पतले थे, जेल में जाने के बाद इनका स्वास्थ्य और ख़राब हो गया। तो अगले ही साल 1798 में इन्हें बंदी गृह से मुक्त कर दिया जाता है, और यह 13 मार्च 1800 ईस्वी को स्वर्गवास सिधार जाते हैं। यानी 13 मार्च 1800 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है नाना फडणवीस की। नाना फडणवीस के बारे में एक बात और आती है कि जब इनके जीवनी लेखक हार्डीकर से इस पर बात हुई लोगों की, तो वो लोगों से बताया, उसने जीवनी लिखा, उसने लोगों को बताया। हार्डीकर ने खुद लिखा कि नाना फडणवीस एक बट वृक्ष की तरह था। नाना फडणवीस एक बट वृक्ष की तरह था, जिसकी विशाल और सघन छाया में लोग विश्रांत, शांति और सुख प्राप्त कर सकते थे, किंतु अपने आसपास किसी अन्य वृक्ष को पनपने नहीं देता। बट वृक्ष की तरह इनकी तुलना करके हार्डीकर ने कहा, संक्षेप में समझें कि बट वृक्ष के नीचे जाएंगे ठंडक मिलेगा, हमेशा हरा भरा रहने वाला बट वृक्ष होता है, उसके नीचे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन उसके नीचे कोई पेड़ पौधा नहीं जमता, घास भी नहीं जमती। तो उसी तरह से नाना फडणवीस था, जो कहते हैं कि इसके साथ जो लोग थे वो खूब पैसा कमाए, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। जैसे कि महादजी सिंधिया को, जो बहुत योग्य व्यक्ति था, और इसने उनके खिलाफ अंग्रेज़ों को भी बुला लिया था। तो इस तरह का यह हार्डीकर की बात सत्य लगती है कि इस तरह का काम किया था नाना फडणवीस, या जनार्दन का लड़का बालाजी जनार्दन। इस तरह से बालाजी जनार्दन की जीवन वृत्ति संक्षेप में रही। धन्यवाद। आज के बाद फिर अगले टॉपिक पर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।